नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज महत्वपूर्ण सेशन पर्यावरण से संबंधित है, जो परीक्षा के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। जी दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। जी दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा रोचक एवं महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर्यावरण से के महत्वपूर्ण तथ्य। जी दोस्तों, पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर परीक्षाओं में बराबर का योगदान रखता है। इसे ये नहीं कहा जा सकता है कि इस परीक्षा में नहीं आएगा। ऐसी कोई परीक्षा नहीं बनी है जिसमें पर्यावरण से संबंधित कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। जी दोस्तों, आए हैं हम अपने सेशन की तरफ। शुरुआत करते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वर्नर शब्द से हुई है। जी दोस्तों, जैसा कि बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो दोस्तों हमें याद रखना है फ्रेंच भाषा के इन्वर्नर शब्द से हुई है। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो हमें याद रखना है पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात परि प्लस आवरण। यानी परि माने चारों और आवरण माने जो हमें घेरे हुए है। जी दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, यानी पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम हमारा 1986 में आया था, अत्यधिक महत्वपूर्ण डेट है। उसके अनुसार जी दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, जैविक दशाएं तथा उनके अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है। यानी 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसके अनुसार किसी जीव की चारों ओर भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उसके बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनको सम्मिलित करता है। जी दोस्तों, मनुष्य के पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण भी सम्मिलित हो गए हैं। जी दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा अपने आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को उपयोग करना जानता है। इसलिए मनुष्य के पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण के साथ सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण सम्मिलित हो गए हैं। अब पर्यावरण के प्रमुख घटक। जी दोस्तों, पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। ये अभी यूपी टेट में पूछा भी गया था। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन में आगे। पर्यावरण का प्रमुख संगठक 3 प्रकार के होते हैं। जी दोस्तों, पर्यावरण के संगठक पूछ दिए जाते हैं तो पर्यावरण के प्रमुख संगठक 3 प्रकार के होते हैं। जैविक संगठक, अजैविक संगठक, ऊर्जा संगठक। तो जैविक संगठक में जैसा कि हम जानते हैं पेड़ पौधे, मानव, सूक्ष्मजीव इत्यादि होते हैं। अजैविक में स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल आते हैं। ऊर्जा संगठक सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा या सागरीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा, कोई भी हो वो ऊर्जा संगठक में आते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आगे ऊर्जा के संसाधन जो हमारे हैं वो सभी ऊर्जा संगठक के अंतर्गत ही आते हैं। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन में आगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। जी दोस्तों, जैविक और अजैविक घटक को एक साथ मिलाकर देखने पर बायोम की रचना होती है। कभी कभी पूछ देता है कि जो बायोम होता है वो किसका एक मिश्रण रूप होता है। जी दोस्तों, जैविक तथा अजैविक घटक को जब हम एक साथ मिलाकर देखते हैं तो वहाँ पर बायोम की रचना होती है। जैसे टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। पर्यावरण की संरचना एवं प्रकार। पर्यावरण की रचना में 3 प्रमुख तत्व हैं जो निम्न बताए गए हैं: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण। जी दोस्तों, देखते हैं भौतिक पर्यावरण, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। भौतिक पर्यावरण के कितने भाग होते हैं दोस्तों, कभी कभी हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है 3: स्थल मंडलीय, जल मंडलीय और वायुमंडलीय।
जी दोस्तों, जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण वो पर्यावरण है जहाँ पर जीव जगत पाया जाता है, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर धरती, पानी और वायु का जो हिस्सा है उसे जीव मंडल कहते हैं। जैविक पर्यावरण के दो प्रमुख वर्ग हैं, वानस्पतिक पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। जी दोस्तों, वनस्पतिक पर्यावरण वो पर्यावरण है जिसमें हमारी वनस्पतियाँ सम्मिलित की गई हैं। जंतु पर्यावरण वो पर्यावरण है जिसमें हमारे जीव जंतु सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। जी दोस्तों, मानव अपने समुदाय, रूढ़ि, परंपराओं का दर्शन, मूल्य एवं सामाजिक विरासत को लेकर एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है जो विविध वर्ग हैं, निम्नलिखित हैं। आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण। जी दोस्तों, जैसा कि सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के वर्ग हमें बता दिए गए हैं, चलते हैं सेशन में आगे की तरफ। पर्यावरण का विषय क्षेत्र। जी दोस्तों, पर्यावरण का विषय क्षेत्र एक इतना बड़ा विषय क्षेत्र है जिसको कभी भी पूरा कवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। जी दोस्तों, पर्यावरण के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थलमंडल। अब स्थलमंडल में खनिज के स्रोत, जीव, प्राणी, वायु, जल से संबंधित भाग को जो भाग संबंधित है उसे स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी के 3 परतों में से बाहरी परत है। अर्थात दोस्तों, पृथ्वी की जो 3 परतें हैं हमारे पास, जैसे सीमा, सियाल और निफे, 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पृथ्वी की ऊपरी परत को हम सियाल कहते हैं, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। नीचे की परत उसके दूसरे नंबर की सीमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। जो अंदर की क्रोड परत है उसे हम कहते हैं निफे, यानी निकिल और फेरस अर्थात लोहा। जो पृथ्वी की मुख्य आंतरिक परत होती है उसे निफे कहा जाता है। पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसे हम स्थलमंडल कहते हैं, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, वनस्पतियां हैं। जी दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल है, इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली भी दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल। जी दोस्तों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। जी दोस्तों, उन जैसे कि महाद्वीप हमारे पास हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें से अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हम निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। हमारी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि विज्ञान को समर्पित कौन सा महाद्वीप है, तो हमें विज्ञान को समर्पित महाद्वीप जो है हमारा विज्ञान को समर्पित महाद्वीप होगा, उसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। जी दोस्तों, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जी दोस्तों, ये भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी के पानी का लगभग 97% भाग महासागरों में है तथा 2% भाग हिमनद तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में है। जी दोस्तों, ये हमसे पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी का महासागरों में है, तो हमें याद रखना है 97% भाग। और मात्र 1% से कम पानी ही नदियों, झीलों और धरातलीय पानी मानव के उपयोग हेतु उपयुक्त है। जी दोस्तों, पूछा जाता है कि कितना भाग पानी का मानव के लिए उपयुक्त है, तो उपयोग के लिए उपयुक्त भाग 1% से भी कम है। जी दोस्तों, वायुमंडल। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए वायुमंडल अपनी गैसों द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है। जी दोस्तों, रक्षात्मक ब्लैंकेट का मतलब है कि आकाश से आने वाली परावैगनी किरण, चुंबकीय तरंगें या अदरवाइज
उल्कापिंड वगैरह जो कुछ भी आता है वो हमारे वायुमंडल में आते ही हम तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अर्थात लक्षात्मक ब्लैंकेट यानी कंबल की तरह कार्य करता है। कोई भी हानिकारक वस्तु अंतरिक्ष से आने के बाद पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। वायुमंडल बहुत सी ब्रह्मांड की किरणों तथा सूर्य की विद्युत चुंबकीय किरणों को अवशोषित करके उनके दुष्प्रभाव को कम कर देता है। जी दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि अंतरिक्ष से आने वाली कोई भी उल्कापिंड हो या परावैंगनिक किरणें हों जो कि हम तक पहुंचने पर बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी, उन्हें हमारा वायुमंडल कम कर देता है। जी दोस्तों, जैवमंडल जीवों के रहने वाले स्थान को वर्णित करता है। बता चुके हैं कि जहाँ पर जीव जंतु वनस्पति जगत पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव प्रकृति का पारस्परिक संबंध एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन प्रमुखता से किया जाता है। जी दोस्तों, अब हम आए हैं पर्यावरण से संबंधित याद रखने हुए तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और निकट परीक्षाओं में पूछे जाने के अत्यधिक चांस हैं। जी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जी दोस्तों, 1986 में यानी 1986 में। जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण है जैविक पर्यावरण, याद रखना दोस्तों। जी दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछते हैं परीक्षा में। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान कौन सा है? जी दोस्तों, इसका अभियान का नाम है इको क्लब। पर्यावरण के मुख्य रूप के कितने घटक होते हैं? जी दोस्तों, 3 घटक होते हैं, जैविक, अजैविक, ऊर्जा संगठक। ऊपर भी बता चुके हैं। जी दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जी दोस्तों, सही उत्तर होगा 5 जून। ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? ईपीए अत्यधिक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, इन्वायरमेंट से संबंधित पूछी जाती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित कुछ संस्थान खोले गए हैं, उनके संबंधित जानकारी हम प्राप्त करेंगे। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद में सीपीआर शिक्षा केंद्र खोला गया है और सीपीआर शिक्षा को बढ़ाने के लिए 1978 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित किया गया। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है, तो हमें याद रखना है नई दिल्ली में 1978 में स्थापित किया गया था। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कार्यक्रमों को सहायता के लिए 3 क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना की गई है। जी दोस्तों, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भोपाल मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन में आगे की तरफ। जी दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सतत एवं टिकाऊ विकास। सन 1877 में सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन ब्रेटलैंड आयोग ने किया। जी दोस्तों, ब्रेटलैंड आयोग का गठन हुआ, उसी में 1877 में सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन ब्रेटलैंड आयोग ने किया। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें ब्रेटलैंड आयोग क्या है। जी दोस्तों, नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जीएच ब्रेटलैंड के नाम पर पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग का नाम ब्रेटलैंड आयोग पड़ा। जी दोस्तों, सतत विकास शब्द का प्रयोग ब्रेटलैंड आयोग द्वारा जारी हमारा साझा भविष्य में किया गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? जी दोस्तों, ब्रेटलैंड आयोग द्वारा जारी हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य पूछा जाता है कि ये किसका पत्र था, तो याद रखना है ब्रेटलैंड आयोग का एक पत्र है जिसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम सतत विकास का प्रयोग किया गया है। ब्रेटलैंड आयोग की सिफारिश पर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न बैठक पर एजेंडा 21 स्वीकार किया गया। जी दोस्तों, एजेंडा 21 स्वीकार कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि ब्रेटलैंड आयोग की सिफारिश पर रियो डी जेनेरियो शहर में ब्राज़ील के जो बैठक संपन्न हुई थी, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, वो एजेंडा 21 स्वीकार किया गया था। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहन या टिकाऊ विकास है। जी दोस्तों, ये पूछा जाता है कि टिकाऊ निर्वहन या टिकाऊ विकास किसे कहते हैं, तो आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहन या टिकाऊ विकास है। यानी
हम ऐसा विकास करें जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमारा भी आर्थिक विकास होता रहे। यही एक परिवहन या निर्वहन या टिकाऊ विकास होगा। सेशन में आगे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सबसे आगे स्वीडन। जी दोस्तों, पूछा जाता है कि सतत विकास के कार्यक्रम को सबसे ज़्यादा सफलता से किसने निर्वहन किया, तो वो स्वीडन होगा। उसके पश्चात डेनमार्क व नॉर्वे का इस नाम है। जी दोस्तों, याद रखने हो तो मुख्य तथ्य। जी दोस्तों, ये परीक्षा में आए हुए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन पर अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं आप। अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारी PDF प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है? जी दोस्तों, अल्ट्रावायलेट वी। वैसे कई किताबों में अल्ट्रावायलेट UVC भी लिखा है, लेकिन नहीं, आयोग ने UVB को सही माना है। पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का सबसे सफल तरीका क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा। जब हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को ये शिक्षा देंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो उसकी महत्वपूर्ण को समझेंगे और उसमें सबसे कारगर तरीका हमें पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने का यही होगा कि हम अपने बच्चों को पर्यावरण से संबंधित शिक्षा दें। एक वृक्ष एक स्थानीय स्तर पर सबसे किसके साथ क्रिया करता है? जी दोस्तों, पर्यावरण में एक बड़ा वृक्ष स्थानीय स्तर पर वायु और जल से क्रिया करता है। जी दोस्तों, मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? जी दोस्तों, इंग्लैंड में। विश्व में सर्वाधिक अपक्षय का परिवहन करने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? जी दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका सही उत्तर होगा एलो नदी चीन और गंगा नदी भारत। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन में आगे की तरफ। लगभग सेशन समापन की ओर है। कौन सी गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों एवं जंतुओं के लिए रक्षा कवच है? जी दोस्तों, रक्षा कवच ओजोन, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का सर्वप्रथम ओजोन छिद्र जो था वो अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया था, जिससे संबंधित हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ओजोन परत अगर क्षरण हो जाएगा तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हम तक बहुत ज़्यादा आने के बाद नुकसान होगा, त्वचा कैंसर हो सकता है। इसलिए हमें ओजोन परत याद रखना है कि पृथ्वी पर वनस्पति एवं जंतुओं के लिए रक्षा कवच है। और ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार एक गैस होती है CFC। ओजोन क्षरण के लिए गैस जिम्मेदार होती है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं दोस्तों, सेशन लास्ट हो चुका है। अंतिम जो स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? जी दोस्तों, इसे नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर यानी नीरी, कभी कभी परीक्षाओं में नीरी लिख कर देते हैं इसे, यानी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना हुआ है नागपुर में। जी दोस्तों, थैंक यू। आपको इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।